हेलो गाइस। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे टाइमर सर्किट के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा, हमारे फ़ोन में एक स्टॉपवॉच करके एक ऑप्शन होता है जिसके मदद से हम कोई भी पर्टिकुलर टाइम को सेट कर सकते हैं और वो टाइम ख़त्म होने पर वो हमें रिमाइंडर देता है। ठीक ऐसे ही टाइमर सर्किट भी काम करता है, बस फर्क है कि हम इसके मदद से हमारे घर के अप्लायंस को कंट्रोल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस सर्किट में सबसे पहले जो चीज़ को हम यूज़ करेंगे, जिसके बिना ये सर्किट बिल्कुल अधूरा है, वो है एक 555 टाइमर आईसी। इस आईसी को हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, दूसरा है बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और तीसरा है एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इस सर्किट में हम इसको मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह इस्तेमाल करेंगे। बाकी दो मल्टीवाइब्रेटर के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको इन दोनों के बारे में जानना है तो आप YouTube में सर्च करके देख सकते हो। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के बारे में बात करने से पहले हमें इस आईसी की इंटरनल सर्किट के बारे में जानना होगा कि कैसे ये काम करता है। तो देखा जाए, इस आईसी में 8 पिन होते हैं, जिसमें से पिन 1 है ग्राउंड पिन और पिन 8 है सप्लाई पिन। इन दोनों पिन के बीच 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस रहता है, जो वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम करता है। इसके बाद बारी आती है पिन नंबर 2 की, जिसका नाम है ट्रिगर पिन। इस आईसी में 2 ऑप एम्प यूज होता है, जो कंपैरेटर की तरह काम करता है, जिसमें से एक ऑप एम्प के इन्वर्टिंग पिन के साथ ट्रिगर पिन कनेक्ट रहता है और दूसरा पिन वोल्टेज डिवाइडर के साथ कनेक्ट होता है, जो रेफरेंस वोल्टेज का काम करता है। इसके बाद इस ऑप एम्प का जो आउटपुट पिन है वो एक RS फ्लिप फ्लॉप की इस पिन के साथ कनेक्ट रहता है और इसके आउटपुट पिन इस आईसी के आउटपुट पिन 3 के आउटपुट ड्राइवर के साथ कनेक्ट रहता है। पिन नंबर 4 है रीसेट पिन। इस पिन को अगर हम ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये आईसी पूरा रीसेट स्टेट में चला जाता है। इस सर्किट में हम इसको VCC पिन के साथ कनेक्ट करके रखेंगे। इसके बाद इस आईसी में जो दूसरा ऑप एम्प रहता है, उसका इन्वर्टिंग पिन बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे वोल्टेज ड्राइवर के साथ कनेक्ट रहता है, लेकिन अगर आप चाहो इसमें एक्सटर्नली कोई भी रेफरेंस वोल्टेज दे सकते हो पिन नंबर 5 के जरिए। नहीं तो आप इस पिन को किसी भी कैपेसिटर के जरिए ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हो उस रेफरेंस वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए। पिन नंबर 6 को हम थ्रेशोल्ड पिन कहते हैं, जो ऑप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग पिन के साथ कनेक्ट रहता है और इन दोनों पिन के बेसिस में जो आउटपुट रहता है वो RS फ्लिप फ्लॉप के R पिन के साथ कनेक्ट रहता है। लास्ट में जो पिन रहता है वो है डिस्चार्ज पिन, जो कि पिन 7 है। जब इस आईसी के आउटपुट पिन 0 स्टेट में रहता है, तब इस पिन के जरिए हम किसी भी कंपोनेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता है, जिसके एमिटर पिन ग्राउंड पिन के साथ, बेस पिन फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पिन के साथ और
कलेक्टर पिन डायरेक्टली पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट रहता है। तो ये थी इस आईसी की इंटरनल सर्किटरी। इस आईसी के आउटपुट को हम इन 3 पिन के मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हमें इस आईसी को मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह यूज़ करना है तो 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक है रजिस्टर और एक है कैपेसिटर। इस सर्किट में इन दोनों को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी तरफ ट्रिगर पिन को एक स्विच के थ्रू ग्राउंड और वीसीसी के साथ कनेक्ट किया जाता है। जब स्विच ऑफ रहता है तब ट्रिगर पिन में ज़्यादा वोल्टेज जाता है नॉन इन्वर्टिंग पिन के तुलना में, जिस वजह से आउटपुट में 0 वोल्टेज आता है। और दूसरी तरफ इस पॉइंट में 0 वोल्टेज होने के वजह से इस ऑप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग पिन के तुलना में इन्वर्टिंग पिन में ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण आउटपुट में 0 वोल्टेज आता है। इस समय इन दोनों वोल्टेज की वजह से इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में हाई वोल्टेज क्रिएट होता है। उसके बाद इस वोल्टेज के कारण एक तरफ जो डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर रहता है वो ऑन स्टेट में चला जाता है, जो कैपेसिटर को अपने अंदर चार्ज स्टोर होने नहीं देता है। इसलिए इस पॉइंट में वोल्टेज 0 रहता है और दूसरी तरफ आउटपुट पिन में वोल्टेज 0 आता है। अब अगर स्विच को एक बार प्रेस करते हैं तब ट्रिगर पिन में लो वोल्टेज जाता है, जो नॉन इन्वर्टिंग पिन के तुलना में कम होता है और आउटपुट में हाई वोल्टेज आता है। लेकिन दूसरे ऑप एम्प के आउटपुट में अभी भी लो वोल्टेज रहता है। डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर ऑन होने के कारण इन दोनों इनपुट के बेसिस में ही आउटपुट में लो वोल्टेज आता है, जिसके कारण वो ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में चला जाता है और कैपेसिटर में धीरे धीरे चार्ज स्टोर होने लगता है। दूसरी तरफ आउटपुट पिन में हाई वोल्टेज ड्रॉ होता है। ऐसे ही चार्ज स्टोर होते होते जब ये वोल्टेज उस ऑप एम्प के रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तब इसके आउटपुट में हाई वोल्टेज हो जाने के कारण फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट चेंज होके फिर से हाई वोल्टेज में चला जाता है और ट्रांजिस्टर भी ऑन होके कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देता है। दूसरी तरफ आउटपुट में भी लो वोल्टेज ड्रॉ होने लगता है। तो कुछ इस तरीके से मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर काम करता है। अगर हम इस मल्टीवाइब्रेटर के वेवफॉर्म्स को गौर से देखें तो देख सकते हो, जब ट्रिगर पिन ऑन होता है ठीक तभी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होने लगता है और उसी समय आउटपुट में हाई वोल्टेज ड्रॉ होना शुरू होता है। ये वोल्टेज तब तक रहता है जब तक कैपेसिटर डिस्चार्ज ना हो जाता। तो अगर हम इस समय इसी लोड को इसके आउटपुट के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये लोड तब तक ऑन रहेगा जब तक आउटपुट में हाई वोल्टेज है। अगर हम लोड को ज़्यादा देर तक ऑन रखना चाहते हैं तो हमें उस हाई वोल्टेज को डिले कराना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कैपेसिटर की चार्जिंग प्रोसेस को भी डिले कराना पड़ेगा, क्योंकि उस वोल्टेज की मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कैपेसिटर और रजिस्टर के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। इस वैल्यू को जानने के लिए मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसके मदद से आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें जो रिज़ल्ट आ रहा है वो सेकंड में होता है। इसको आप लोग अगर 60 से डिवाइड करते हो तो मिनट में आ जाएगा। एट द एंड इस आईसी के आउटपुट पिन के साथ एक ट्रांजिस्टर और एक रिले को यूज़ करेंगे लोड को एसी वोल्टेज से कट ऑफ करने के लिए। इस वीडियो में रिले के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी, जो कि मैं और आप इस समय बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बस आप ये जान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है जो लोड को एसी वोल्टेज से कट ऑफ करने के लिए यूज़ हो रहा है।